हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि पिछले वीडियो में आप सभी को ये बताया गया था कि धातु और अधातु क्या होते हैं, साथ ही साथ उसमें उपधातु की भी परिभाषा आपको बताई गई और धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों की तुलना की गई थी ना। तो सभी लोगों को ये बताया भी गया था कि इसका आप नोट्स जो होता है उसे सब लोग भेजें बना करके व्हाट्सएप नंबर पर। तो सब लोग अपने अपने नोट्स तैयार करते रहें अच्छे ढंग से। इसमें जो भी किसी को अगर डाउट्स होते हैं तो वो बताएं ताकि उसका समाधान किया जा सके। आज के इस लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि जो भौतिक और रासायनिक गुण होते थे, मतलब हम लोगों ने धातु और अधातु के भौतिक गुणों के बारे में देख लिया था। अब हम आज डिस्कस करते हैं इस पे इसके रासायनिक गुण में। ठीक है, तो रासायनिक गुण में किस तरह का कोई चेंज आएगा, किस तरह की कोई अभिक्रियाएं होंगी, इन तरह इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ये कहना चाहता हूं कि वीडियो को सभी लोग अंत तक देखा करें। जो भी क्वेश्चंस बताए जाए, जो क्वेश्चंस आपको दिए जाए, उसका आंसर सभी लोग करें। ठीक है, और इसमें अगर कुछ डाउट्स रहते हैं किसी के तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें धातु और अधातु के रासायनिक गुण। धातु और अधातु के रासायनिक गुण। ठीक, मतलब कि इसके धातु और अधातु के रासायनिक गुणों में क्या कंपैरिजन करना है, हमें तुलना करनी है, वो जानना है। समझ रहे हैं सब लोग। तो धातु और अधातु में सबसे पहले आपको ये पता ही है कि धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं। तो हम अब इसके रासायनिक गुणों में तुलना करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट इसका हम डिस्कस करते हैं आपसे कि धातुएं जो आपकी रहती हैं, धातु में जैसे आपने कई बताया है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना। ऐसे कई धातुओं को आपने बताया हुआ है। तो इनके लिए आपको पहले ये समझना है कि कैसे ये अभिक्रिया करती हैं और इनके द्वारा क्या क्या पदार्थ बनते हैं, उसमें आपको देखना है। तो आपको बता रहा था यहाँ पे कि धातु और अधातु में किसकी रासायनिक गुण में आप कैसे कंपैरिजन कराएंगे। तो पहले जो आपका है, जिसे कहा जाता है कि धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड वो क्षारीय होते हैं। मतलब धातु के द्वारा जो ऑक्साइड बनते हैं प्राय वो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सोडियम है और सोडियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो ये बनता है Na2O, जिसको आप यहाँ क्या दिखा रहे हैं, सोडियम ये है और ये ऑक्सीजन है, तो यहाँ क्या बन रहा है, सोडियम ऑक्साइड। मतलब ये धातु था, यह ऑक्साइड ऑक्सीजन है, इसकी तरह बना हुआ यौगिक आपका धातु ऑक्साइड कहला रहा है। ठीक, तो इसको आप यहाँ पे बता रहे हैं कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। मतलब इनकी प्रकृति क्षारीय होती है और धातुओं के ऑक्साइड में धातु के साथ ऑक्सीजन लगा होगा। ठीक है ना। हाँ, तो देखिए आपको बताया क्या गया कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो धातु ऑक्साइड के रूप में बताया गया कि वो क्षारीय होते हैं। ठीक, धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। इसमें जैसे एक अपवाद के रूप में आप जान लीजिए Al2O3। Al2O3 ये कैसा होता है, इसका नेचर ये उभयधर्मी होता है। कैसे होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे धातु ऑक्साइड आपको देखने को मिलेंगे कि उसका नेचर जो होता है वो उभयधर्मी होता है। और भी है ऐसे, जैसे एक आपका ZnO हो गया, SnO2 हो गया, सॉरी एक, हाँ चलिए सही है, SnO2 हो गई ना। एक सेंटेंस यहां पे याद रखिएगा आप लोग, जनाबे अली सनक पड़े। ठीक, मतलब यहां पर जो जिंक
ऑक्साइड है, Li में Al2O3, इसमें SnO2 और इसमें PbO। ये चार ऐसे धातु के ऑक्साइड्स हैं जो कैसे होते हैं, उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। समझ रहे हैं सब लोग। यहाँ पर इन चारों को आप ध्यान रखेंगे। मैंने सामान्य शब्द बताया क्या कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद के रूप में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ZnO, Al2O3, SnO2 और PbO, है ना। ये चार ऐसे धातु ऑक्साइड हैं जो क्या कहते हैं, उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। ठीक, तो क्या बताएगा यहाँ पे, जनाबे अली सनक पड़े, मतलब इसमें जनाबे अली में आपको बताएगा जिंक का, इसमें एल्युमिनियम का, इसमें टिन का, स्टेनलेस नाम होता है इसका, और ये पड़े में लेड का, प्लम्बम नाम है। तो इस तरह से आप पहली पॉइंट समझ गए होंगे। क्या बताएगा, धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। इसी तरह से अगर हम अधातुओं की बात करें तो अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, अधातुओं जैसे कि सल्फर है, अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो SO2 बनाता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे कैसा नेचर है इसका, अम्लीय। अधातुओं के ऑक्साइड आपको बताए जाते हैं अम्लीय होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। इनमें से कुछ ऑक्साइड ऐसे हैं जो उदासीन है, जैसे कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक, CO कैसे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड, मतलब ये दोनों के दोनों उदासीन है। ठीक, तो एक पॉइंट समझ में आया आपको, धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। ठीक है, अब चलिए दूसरी पॉइंट पे चलते हैं। दूसरी पॉइंट में आपको ध्यान देना है, इसमें वो देखिए ये है कि जो कुछ जो धातुएं होती हैं ये हाइड्रोजन के साथ, धातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्राइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, धातु हाइड्राइड बनाती हैं। धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके धातु हाइड्राइड बनाती हैं, ठीक, जो कि अस्थायी होती हैं। धातुएं हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करके क्या बनाती हैं, हाइड्राइड, जिसको आप क्या बोलते हैं, धातु हाइड्राइड। ये कैसी होती हैं, अस्थायी होती हैं। समझ रहे हैं, धातुएं हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करके अस्थायी हाइड्राइड बनाती हैं। और अगर हम बात करें अधातुओं की, जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है अमोनिया। इसी तरह से हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो यहां बनाता है जल। ऐसे कई भी जो अधातु आप जानते हैं उनके साथ अगर इसकी अपक्रिया करवा रहे हैं, जैसे कि सल्फर है, हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया हो रही है तो H2S बनाती है। तो ये सभी हाइड्राइड कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं। अधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड का निर्माण करती हैं जो अस्थायी होती है। मींस इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अधातुओं के हाइड्राइड अस्थायी होते हैं, जबकि धातुओं के हाइड्राइड जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। दोनों समझ में आए। धातुओं के ऑक्साइड आपको पहले बताए गए थे कि वो क्षारीय होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड बताए गए वो अम्लीय होते हैं। अधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके अस्थायी हाइड्राइड का निर्माण करती हैं और धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके अस्थायी हाइड्राइड का निर्माण करती हैं। अब अगली पॉइंट आपकी, ये रिएक्शन समझ में आ रहा है सबको, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी वैलेंसी देख लीजिए यहां पे इस तरह से। चलिए, तो ये सबको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल भी नोट करते रहिएगा, साथ साथ जो नियम आपको बताया जा रहा है वो भी, ठीक। इसको हटा देते हैं आप, इसमें नोट किया सबने। चलिए अब आगे देखिए। इसके बाद इसमें आप क्या कहते हैं, कुछ धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके, कुछ धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। कुछ धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। कुछ धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके क्या बनाती हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसे Zn plus H2SO4, तो यहां पर
ये बनाएंगे ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से आप और ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको यहां मिल गया सोडियम, यहां आपने ले लिया HCl, तो ये बन जाएगा NaCl प्लस H2 गैस। इस तरह से, ठीक, मतलब कुछ भी ऐसी धातुएं आप ले सकते हैं। यहाँ पे ये तनु अम्ल है। कौन सा अम्ल है? तनु अम्ल है। और कुछ धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके, कुछ धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। अब आगे आपको जब अधातुओं की इसमें बताना है, अधातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके, अधातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। अधातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती हैं, जबकि यहां बताया जा रहा है क्या कि ये हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। अच्छा, दोनों विभेद कैसे करेंगे एक्सपेरिमेंटली? जब वहां से हाइड्रोजन गैस अगर डेवलप होती है, बन रही है, तो आप बुलबुले के रूप में, मतलब वहां पर एक बुलबुला छोटा छोटा बनता रहेगा और वहां से वो बाहर निकलते रहेंगे। यदि ऐसा हो रहा है दिए गए सस्पेंशन में, दिए गए सोल्यूशन में, तो आप ये कहेंगे कि वहां हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, अदरवाइज नहीं होगा। तो तीसरी पॉइंट समझ में आए सबको क्या, कि कुछ धातुएं तनु अम्लों से अपक्रिया करके, कुछ धातुएं तनु अम्लों से अपक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे। और अधातुओं को बताइए, अधातुएं अम्लों से क्रिया करके, अधातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं आपसे। धातुएं मिश्र धातु बनाने का गुण रखती हैं। धातुएं जो होती हैं वो मिश्र धातु बनाने का गुण रखती हैं। समझ में आई? अधातुओं में सामान्यतः मिश्र धातु बनाने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है। अधातुओं में मिश्र धातु बनाने की प्रवृत्ति बहुत ही कम होती है, यानी कि लगभग मांग चले नगण्य, एक आध दो एक्सेप्शन मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो नहीं माने जाते यहाँ पे। तो क्या कहा जा रहा है? अधातुएं प्रायः मिश्र धातु नहीं बनाती हैं, जबकि धातुएं मुख्य रूप से मिश्र धातु बनाती हैं। अब बात आती है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। तो मिश्र धातु जो आपका होता है, इसमें दो या दो से अधिक धातुओं के, दो या दो से अधिक धातुओं के जो समांगी मिश्रण होते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को ही मिश्र धातु कहते हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे कि आपने सुने होंगे कुछ नाम, रोल्ड गोल्ड का, पीतल का ना, कांसा हो गया, डच मेटल हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया, ये सभी किसके एग्जांपल्स हैं? इस मिश्र धातु के। समझ रहे हैं ना सब लोग? तो बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी कि धातुएं मिश्र धातु बनाने का गुण रखती हैं, अधातुएं प्रायः मिश्र धातु नहीं बनाती हैं। ठीक, अब एक इसका जो अगला पॉइंट है वो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर, कि जैसे कैथोड और एनोड की बात करते हैं। अगर जब आप कोई भी मेटल लेते हैं तो वो मेटल अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, तो धनावेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? धनावेशित होते हैं। तो अगर वहां पर इलेक्ट्रॉन अगर वो त्याग करते हैं एटम्स, तो उस पर कौन सा आवेश आता है? धन आवेश आता है। तो जब धन आवेश आता है, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया ना। तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसका मतलब होता है ऑक्सीकरण। उसका मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण। और यहां पर हमें समझना है कि जब भी हम एक वैद्युत अपघटन प्रक्रिया को करवा रहे हैं, तो इसमें एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन क्रिया संपन्न होती है, जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन क्रिया संपन्न होती है, वह आपका होता है हमेशा कैथोड। जिस इलेक्ट्रोड पर हमेशा कहा जाए अपचयन क्रिया संपन्न होती है, उस पर वो आपका कैथोड के रूप में काम करता है। और जिस पर ऑक्सीकरण होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है, वह हमेशा एनोड के जैसा बिहेव करेगा। बातें क्लियर हो रही सबको? क्या बता रहा हूं मैं कि यदि कोई आपका एटम्स है, वो एटम्स क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। जहां इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है वहां ऑक्सीकरण क्रिया होती है, वहां पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है। और जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है वहां पर अपचयन क्रिया होती है। ठीक है, तो जिस इलेक्ट्रोड पर यह प्रक्रिया अर्थात इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो वह उस इलेक्ट्रोड पर क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा वो हमेशा एनोड के जैसा, वह हमेशा
एनोड के जैसा, और जिस पर क्या होगा, अपचयन होगा। जिस पर अपचयन होगा मीन्स जहां पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है वो हमेशा किसके जैसा बिहेव करेगा, एनोड कैथोड के जैसा। जहां पर अपचयन होगा वो कैथोड के जैसा, जहां पर ऑक्सीकरण होगा वो एनोड के जैसा व्यवहार करता है। आप इस पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, तो इसी के साथ ये आपका धातु और अधातु की जो रासायनिक गुणों की तुलना थी वो आपने कर दी। चारों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, सब लोग इसको लिख करके इसका व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, देखिए पहले क्या बताया मैंने कि धातुओं के ऑक्साइड प्राय क्षारीय होते हैं, जैसे कुछ ऑक्साइडों को छोड़कर Al2O3, SnO2, PbO और Al2O3, PbO, SnO2, ZnO। ठीक, अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, CO और NO को छोड़कर, चूंकि ये उदासीन होते हैं। फिर इसके बाद आपको बताया गया कि कुछ धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके, कुछ धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, जबकि अधातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती हैं। ठीक, धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके अस्थायी हाइड्राइड बनाती हैं। धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके अस्थायी हाइड्राइड बनाती हैं, जबकि अधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके अस्थायी हाइड्राइड बनाती हैं। फिर आपसे बताया गया धातुओं में मिश्र धातु बनाने की प्रवृत्ति होती है, अधातुएं प्रायः मिश्र धातु नहीं बनाती हैं। एक दो एक्सेप्शन मिलेंगे, मैंने आपको बताया। फिर एक कहा आपसे कि जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन क्रिया होती है वो कैथोड के जैसा बिहेव करता है, और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है वो हमेशा एनोड के जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, तो इस तरह से धातु और अधातु के रासायनिक गुणों की तुलना आपने कर दी है। अब इसके आगे जो हमें डिस्कस करना है वो थोड़ा सा धातु कर्म को लेकर के बताना है, और धातु कर्म को लेकर के हम यहाँ पे सिर्फ उसको ओरल डिस्कस कर रहे हैं अभी आपसे, और तब फिर इसकी हम जो सक्रियता श्रेणी होगी उस पर चर्चा करेंगे आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ जान लीजिए, एक जैसे होता है कि खनिज क्या होते हैं और दूसरा अयस्क क्या होता है। खनिज और अयस्क सुन रहे ना सब लोग, खनिज और अयस्क ये चीजें महत्वपूर्ण है यहाँ के लिए भी, आगे आप जाएंगे अगली क्लास के लिए भी, तो इसलिए ध्यान से इसको सुनते रहिए सब लोग, और समझ में आ जाए तो इसका नोट्स भी बनाते रहें। अदरवाइज वीडियो को पॉज करें, सोचें, फिर ना आए फिर से वीडियो को बैक करें और फिर आगे प्ले करें। ठीक है, तो देखिए पहले इसमें क्या होता है। पहले मैं बात करूं अगर यहाँ पे कि इस पूरे भूपर्पटी का निर्माण होता है, भूपर्पटी पे जो उसका संगठन होता है, उसका लगभग 98% भाग 9 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, कितने तत्वों से, 9 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें आप ये बता रहे हैं ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, फिर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, और इसके बाद कौन कौन सा बताएगा, ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन हो गया, एल्युमिनियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, और साथ में हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब यहां पर जितने हैं, मतलब भूपर्पटी का लगभग 98% भाग इन 9 तत्वों से मिलकर बना होता है। समझ रहे सब लोग, भूपर्पटी का लगभग 98% भाग इन 9 तत्वों से मिलकर बना होता है। तो भूपर्पटी में एक क्वेश्चन हमारा ये पूछा जाता है कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो आंसर हमारा होगा ऑक्सीजन का। सुन रहे सब लोग, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो ऑक्सीजन। ठीक, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तो है एल्युमिनियम। वो कौन है, एल्युमिनियम। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वो ऑक्सीजन है, धातु जो है वो आपका एल्युमिनियम है। ठीक है, यहां तक बात आई समझ में आपको। अब इसके बाद देखिए, चूंकि भूपर्पटी में जो तत्व और यौगिक, भूपर्पटी में तत्व और यौगिक जिन रूपों में विद्यमान होते हैं, भूपर्पटी में तत्व और यौगिक जिन रूपों में विद्यमान होते हैं वही आपका खनिज कहलाता है। ठीक है,
भूपर्पटी में तत्व और यौगिक जिन रूपों में विद्यमान होते हैं, चाहे वो संयुक्त अवस्था में रहें, मुक्त अवस्था में रहें या किसी भी रूप में रहें, कहा यह जा रहा है कि अगर वो जिस अवस्था में पाए जाए, तत्व और यौगिक जिन अवस्थाओं में उपलब्ध होते हैं, जिन अवस्थाओं में व्यवस्थित रहते हैं, जिन अवस्थाओं में पाए जाते हैं, वही कहलाते हैं खनिज आपके। ठीक है। अब खनिज से अयस्क हम लोग कैसे निकालते हैं, मीन्स अयस्क किसे कहते हैं? तो ऐसे खनिज जिनसे धातुओं को कम लागत में और सरलता से, ऐसे खनिज जिनमें से धातुओं को कम लागत और सरलता से अलग किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, उसे आप अयस्क कहते हैं। सुना सभी ने? क्या बताया कि ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण सरलता और कम लागत में किया जा सकता है, क्या कहलाते हैं? आपके अयस्क कहलाते हैं। अब एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, खनिज और अयस्क में अंतर क्या है? तो सीधी सी एक लाइन में इस स्टेटमेंट को हमको बताना होता है कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, परंतु सभी अयस्क खनिज होते हैं। मतलब सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? क्योंकि हमने कहा ना, ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण कम लागत में और सरलता से हो जाता है, वो आपके कहलाते हैं अयस्क। तो भाई खनिज तभी तो ऐसा होगा कि सभी खनिजों से हम निकाल लें, है ना? पता लगा कि जो उसमें जितनी मटेरियल मुझे मिल नहीं रही है, उससे ज्यादा उसका लॉस हो जा रहा है, उतने ज्यादा पैसे उसमें मुझे इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। तो क्या स्थिति आएगी कि भाई वो हमारे लिए बेकार होगी। तो इसलिए कहा जा रहा है कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन जितने अयस्क होंगे वो सभी खनिज कहलाते हैं। ठीक है, बात यहां तक समझ में आई सबको? अब जब इसमें जो खनिज आपने बता दिया, अयस्क बता दिया, खनिज और अयस्क में एक तरह से अंतर बता दिए, अब इसी के अंतर्गत आता है एक आपका धातुकर। क्या आता है? धातुकर। तो जिससे धातुकर के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया ही कहलाती है धातुकर। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही कहते हैं धातुकर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पहले मैंने आपको बताया कि भूपर्पटी का संगठन क्या है, तो आपने कहा 9 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिसके नाम बताया आपने, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन। फिर मैंने कहा खनिज क्या होते हैं, तो कहा यह गया भूपर्पटी में तत्व और यौगिक जिन रूपों में विद्यमान होते हैं वो खनिज कहलाते हैं। इसके बाद फिर कहा गया अयस्क किसे कहते हैं? ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण कम लागत में और सरलता से किया जा सकता है, वो अयस्क कहलाते हैं। अब आता है इसी में धातुकर। तो आपने कहा अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया ही कहलाती है धातुकर। ठीक, तो आज के इस लेक्चर में मैं बस इतना ही रखता हूं, और जितनी चीजें आपको बताई गई हैं इसका सब लोग नोट्स बनाएं और बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। ठीक, नीचे कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा आपके इस जवाब का, ताकि मैं फिर आगे वीडियो को कुछ और इम्प्रूव करूं, और साथ ही साथ जो भी इसमें कुछ त्रुटियां हैं उनको मैं दूर करने का प्रयास करूं। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।